स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक 3 वीडियो क्लास दिए हुए हैं और मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं कि क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो आप जरूर कमेंट करें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। ओके, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे और ये जो क्लास होने वाली है हमारी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस तो हम लोग देख ही चुके हैं, रेजिस्टिविटी देखेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का किया जाता है वो हम लोग देखेंगे, सीरीज पैरेलल पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और इसी क्लास में मैं आपको 4 होमवर्क भी दूंगा जो आपको करना होगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं उसका आंसर लाने के बाद, ठीक है। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी लिंक मिलेगी वो वहीं पे इसका आंसर भी कमेंट कर देंगे। इट्स ओके। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं रेजिस्टिविटी से। देखिए, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक की हिंदी होती है विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी डिफिनीशन क्या हो जाती है? इट इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस विच इट ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जब भी कोई करंट फ्लो होती है तो उसमें कितना रेजिस्टेंस बन रहा है, उसका कितना मेजरमेंट हुआ, वो होता है रेजिस्टिविटी। यानी किसी भी कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो हो रही हो तो उस कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस भी बन रहा है, तो उसकी जो मेजरमेंट है वही रेजिस्टिविटी कहलाती है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इट इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टिंग पावर ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग लिख लेते हैं। इट्स ओके। तो ये हो गई हमारी रेजिस्टिविटी। अब हम लोग चलते हैं रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी के क्या होती है? तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो है ओम मीटर। ओम मीटर। और आप जानते होंगे कि ओम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा ओम और ये हो गया हमारा मीटर। तो ये हमारी एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की हो जाती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओम मीटर आया कैसे, इसके फार्मूलों को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया लैब में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि कोई भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, हर एक कंडक्टर का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, तो कोई भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब क्या होता है? अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ेगा, अगर लेंथ घट रही है तो रेजिस्टेंस भी उस कंडक्टर का कम होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट से मालूम चला। तो पहला कंडीशन ये मालूम चला। दूसरी बात ये मालूम चली कि किसी भी कंडक्टर, यानी इसी कंडक्टर का अगर हम लोग एरिया बढ़ा दे रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, या फिर एरिया कम कर दे रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनवर्सली का एक रिलेशन मिला। इनवर्सली का रिलेशन कैसा होता है? देखिए, आर हो गया। अब ये डायरेक्टली इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि 1/, में ये ऐसे एरिया कर देंगे तो ये इनवर्सली इसको बोलेंगे और यहाँ पे ये डायरेक्टली हो जाता है। तो इनवर्सली का मतलब आप समझ गए हो कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये 2 रिलेशन इनको मिला। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों रिलेशन को एक में कंबाइन किया, ठीक है। तो अब यहां पे जब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद ये मालूम चलेगा कि आर जो बनेगा
ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ऊपर वाला है न्यूमरेटर में तो L हो जाएगा, 1 उसमें मल्टीप्लाई हो गया, L इंटू 1 L, और अपॉन में आ गया हमारा एरिया। तो अब ये हमारा एक प्रकार का रिलेशन बन के आया। तो अब इस रिलेशन को इक्वल करने के लिए आपको पता होगा कि पिछली बार जब हम लोग रेजिस्टेंस को जब हम लोग ओम्स लॉ में इक्वल कर रहे थे तो रेजिस्टेंस एक प्रकार का कांस्टेंट बन के आया था। उसी तरह से जब हम लोग इसको इक्वल करेंगे तो एक और कांस्टेंट आके जुड़ेगा जिसका नाम होगा रेजिस्टिविटी, उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए तो यहां पे एक टर्म आके जुड़ गया जो कुछ ऐसा होता है P की तरह, L अपान के A, L अपान A। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजिस्टिविटी। यहाँ पे जो ये है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये हमारा है रो, RHO, रो, ठीक है। रेजिस्टिविटी यही होती है। L जो हो गया हमारा, L यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और A हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। और ये ये जो P है ये R हो गया, रो। तो अब कुछ लोग सोचते होंगे कि ये जो रो है नीचे वाले के साथ है कि ऊपर वाले के साथ है कि फिर होल में है, तो कुछ नहीं ऐसा है। ये R जो है, जो रो है, रो L के साथ है। रो किसके साथ है, L के साथ, ओके। तो यहां पे R इज इक्वल टू रो L अपान के A लिख सकते हैं। तो ये यहां से हमारा निकल के आ गया रेजिस्टेंस का एक नया फार्मूला, रेजिस्टिविटी के साथ, लेंथ के साथ, एरिया के साथ। और ओके, रेजिस्टिविटी के लिए सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो रेजिस्टिविटी के लिए जब सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA अपॉन L, L, RA अपॉन L। तो नहीं, रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है कुछ ऐसा होता है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ओके। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन ये कहती है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और रॉड दैट सबस्टेंस व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, पहले इसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, द रेजिस्टिविटी of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of 1 meter long and 1 square meter in area. The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of rod of 1 meter long and 1 square meter in area. Resistivity की कंडीशन नंबर ये 1 हो गया, इसका डिफिनीशन, ठीक है। और ये हो गया कंडीशन नंबर 2। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है RA अपॉन L। मैं इसको यहां पे नोट कर लेता हूं। लेंथ को 1 मीटर मान लें, लेंथ को 1 मीटर मान लें और एरिया को 1 स्क्वायर मीटर मान लें। तो क्या रिजल्ट बन के आएगा, रिजल्ट हमारा ये बन के आएगा कि ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसका साफ साफ ये मतलब हुआ कि जो रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। और ये कब इक्वल हो जाती है, जब किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर होता हो और उसका लेंथ 1 मीटर होता हो, तो उस टाइम में रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाती है। इस तरह से ये न्यूमेरिकली तब इक्वल होते हैं जब उसी कंडक्टर का 1 मीटर का लेंथ हो और 1 स्क्वायर मीटर की उसकी एरिया हो, तब ये न्यूमेरिकली आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई कंडक्टर था, इसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर है और इसकी लेंथ जो है 1 मीटर है। तो अगर मैं इस टाइम कहूं कि इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो उसी टाइम इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो 5 ओम मीटर होगी। बात समझ में आ रही है? चलो इसको थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, आयरन का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आयरन का रेजिस्टिविटी, आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो है 10.0 × 10⁻⁸ ओम
मीटर। तो उसी टाइम हम लोग कब बोलेंगे कि रेजिस्टेंस उसका कितना होगा? जब इस आयरन का लेंथ 1 मीटर होगा और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर होगा, तो उस टाइम इसमें जो रेजिस्टेंस बन रहा होगा वो 10 और 10 पावर माइनस 8 ओम बन रहा होगा, यानी 10 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम बन रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में यही डिफरेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कॉपर की बात की जाए, थोड़ा इसको और भी देख लेते हैं। कॉपर की अगर बात की जाए, अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है, देखिए इतना 1.69 इंटू 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर, तो हम ये बोलेंगे कि इस कॉपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर जब रहा होगा, और ठीक है सॉरी, कॉपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर में लेंथ अगर 1 मीटर की होती है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस बनता है वो 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं, सिल्वर का वायर यूज नहीं करते, क्योंकि सिल्वर बहुत ही कॉस्टली होता है और हम सब जानते हैं कि सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर भी उसको हम लोग यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉस्टली होता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम वायर यूज कर सकते हैं, और ऐसा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम वायर को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका जो रेजिस्टिविटी होती है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, वेरी लो रेजिस्टिविटी। इट्स ओके। चलिए इसको राइट डाउन कर लेते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो रेजिस्टिविटी होती है, और इसी कारण हम लोग इसे यूज कर पाते हैं क्योंकि ये सस्ता भी है। जैसे पिछले क्लास में डिस्कस किया गया था मैग्नीन के बारे में। मैग्नीन, ये मैग्नीन जो होता है वो एक प्रकार का एलॉय है। किसका मिश्रण है ये? कॉपर का, मैग्नीज का और निकल का। कॉपर, मैग्नीज और निकल का ये मिश्रण है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी होती है, और इसी हाई रेजिस्टिविटी के कारण ये गर्म होने लगता है, और इसे हम लोग हीटिंग के पर्पस पे यूज करते हैं। ओके, यूज्ड इन हीटिंग डिवाइस। नाइक्रोम का भी वही पर्पज होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फैक्टर्स पे। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो कोई भी कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसपे किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस प्रभावित होती है? तो पहला उसका वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक, दूसरी चीज हो जाती है हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या आ जाएगा? थिकनेस आ जाएगी हमारी, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। थर्ड में हमारा हो जाएगा नेचर ऑफ द मटेरियल, किस चीज का मटेरियल बना हुआ है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है। 4 नंबर हो जाता है हमारा टेम्परेचर पे। 4 नंबर हो जाता है हमारा टेम्परेचर पे। तो ये यहाँ पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बन जाता है।
आप इसको लर्न कर लें अच्छी तरह से, पेन और कॉपी में अच्छी तरह से एक नोट्स मेरे साथ मेंटेन करते जाएं और रेगुलर बेसिस पे मेरी क्लास को देखते रहें और सब अच्छा होगा। एक अच्छी नोट अगर अपने हाथों से आप बना रहे हैं तो आप उसे अच्छी तरह से लर्न भी कर पाएंगे। जो लोग सोचते होंगे कि बुक से लर्न कर लेंगे, वो कभी नहीं लर्न कर पाएंगे और एग्जाम में बहुत कम नंबर पाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस को कैसे कैसे ये सब चारों चीजें अफेक्ट करती है। तो पहली चीज हमारी है लेंथ। तो किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग लेंथ बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, बढ़ेगा। आप फार्मूला क्या जानते हैं, R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। मैंने अभी पीछे डिस्कस किया हुआ था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो लेंथ भी उसकी बड़ी हुई होगी, यानी लेंथ जब बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, यानी पहला हो गया हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये डिपेंड करती है किसी चीज की रेजिस्टेंस को बढ़ाने या घटाने में। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप जानते हैं कि आर रेजिस्टेंस का संबंध जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, अभी मैंने बताया पीछे। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी चीज का एरिया अगर बढ़ा देंगे तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि जब एरिया बढ़ जाएगा तो करंट जो होगी आसानी से फ्लो होगी उसमें, समझ रहे हैं। तो इस तरह से रेजिस्टेंस उसमें क्या होगा, कम फ्लो होगा। और अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम फ्लो होगा, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब उसमें उसका होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तीसरा है हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल हमारा ये कहता है, जैसे कॉपर का हो गया तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी अच्छी होती है, कॉपर से बढ़िया सिल्वर की कंडक्टिविटी होती है, जिसका रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उसका। तो इस तरह से हम लोग नेचर ऑफ द मटेरियल को कहेंगे। और चौथी जो चीज है वो है हमारी टेम्परेचर। तो जैसा आप जो जानते होंगे कि कोई भी मेटल होता है, उस मेटल का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, किसी भी मेटल का अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अगर उसका हम लोग टेम्परेचर घटा दें तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घट जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। इस तरह से ये हमारा चौथा नंबर जो टेम्परेचर है वो भी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। जब मेटल का टेम्परेचर बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस उसकी बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। लेकिन जो एलॉयज हो गए, एलॉय मतलब कि मिश्रण वाले जो मेटल बनाए जाते हैं, जैसे कई चीजों का मिश्रण, कई मेटल का मिश्रण, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया और नाइक्रोम हो गया, तो इनको अगर इनके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है। यानी मैग्नीन जो हो गई, मैग्नीन और क्या होगी हमारी कॉन्स्टेंटन, जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, कॉन्स्टेंटन, और क्या हो गया हमारा नाइक्रोम। ये अनअफेक्टेड रहते हैं, ये अनअफेक्टेड, इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसका, टेम्परेचर का, है ना, अनअफेक्टेड ऑफ टेम्परेचर। यानी आप इसका कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, इन पे ना कोई असर पड़ने वाला है। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो वही की वही रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी और मेरे साथ नोट्स बनाते होंगे, ठीक है, और बनाते रहिए और प्रिपेयर करते रहिए, पूरा का पूरा रोज रोज लर्न करते रहिए। ये था हमारा रेजिस्टेंस, ये है हमारी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, हमारा पहला नंबर है नेचर ऑफ द सबस्टेंस, नेचर ऑफ द सबस्टेंस। और दूसरा है हमारा टेम्परेचर पे, ठीक है, और किस पे डिपेंड नहीं करती है, वो है हमारा लेंथ और थिकनेस पे। किस पे, थिकनेस पे ये डिपेंड नहीं करती है। तो ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही है, इसीलिए मैं इस क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं और अगले क्लास में मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रहा हूं,
चारों क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिखेगी। आप इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करें फार्मूले से, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया हुआ है, और आपका जितना भी आंसर आ रहा है आप उसको इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें और कमेंट करें। देखिए, रिप्लाई तो करना पड़ेगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप जरूर रिप्लाई करेंगे कि आप आखिर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर डाउट हो रही है, कहीं दिक्कत आ रही है, तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है आप इसको भी कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं हमको। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। स्लाइड आ रही है, स्लाइड देख के ही जाइएगा।